नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए 4 खास मेहमान जुड़े हैं, 5 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं प्रथमेश माल्या, एंजल कमोडिटी के। हमारे साथ सचिन गुप्ता हैं, चॉइस ब्रोकिंग के। राजीव कपूर हैं, ट्रस्ट लाइन के। अशोक भाई मीनावाला हैं, ज्वेलर हैं। और अशोक वर्मा भी हैं, ज्वेलर, हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए, इन सारे लोगों से बातचीत होगी, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हमने गोल्ड के ऊपर एक बड़ा पोल किया है कि दिवाली तक सोने का भाव क्या हो सकता है, और इसको लेकर के हमने जानने की कोशिश की है अलग अलग ब्रोकरेज हाउस से। तो उनकी राय क्या आई है दिवाली तक के लिए गोल्ड प्राइस पर, ये जरा आप देख लीजिए। ग्लोब कैपिटल का मानना है कि 58,000 का लेवल आपको दिवाली तक गोल्ड का दिख सकता है। कोटक का मानना है कि 55,000 का लेवल तो आपको दिख ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। पैराडाइम कमोडिटी का टारगेट है 57,000 रुपए का। ये हमने अलग अलग ब्रोकरेज हाउस से ये जानने की कोशिश की है कि दिवाली तक आखिर गोल्ड का भाव होगा क्या। ट्रस्ट लाइन का टारगेट है 55,000, एसएमसी कॉमट्रेड 54,500 और रेलिगर ब्रोकिंग का टारगेट है 54,200। इसके अलावा ट्रेड बुल्स, एंजल और केडिया कमोडिटी, इन तीनों ब्रोकरेज हाउस ने 54,000 के भाव पर मुहर लगाई है। इसके अलावा एलकेपी सिक्योरिटीज, पृथ्वी फिनमार्ट, मोतीलाल ओसवाल, आनंद राठी, चॉइस ब्रोकिंग, निर्मल बंग, ये सारे ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि आपको 53,000 का लेवल गोल्ड में दिख जाएगा। तो ये एक पोल हमने किया है, उसके नतीजे यहाँ पर आए हैं। लेकिन अब देखिए, यहाँ से दिवाली तक के लिए हमने पोल इसलिए किया है क्योंकि अब पितृपक्ष भी खत्म हो गया है और अब त्योहारों का सीजन आ रहा है। तो क्या इसमें फिजिकल डिमांड की भूमिका रहेगी? क्या स्पॉट मार्केट में अब गोल्ड की डिमांड बढ़ने वाली है? इसीलिए हमने ज्वेलर को जोड़ा है। तो अशोक भाई मीनावाला, मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा कि अब यहां से फिजिकल डिमांड आप गोल्ड की क्या देख रहे हैं? मिथिल के फिजिकल डिमांड जो श्राद्ध का समय जो गया है, लास्ट 14-15 दिन, ये काफी स्लो रहा है। थोड़ा सा पिकअप उसके पहले हुई थी मार्केट, उसके बाद थोड़ा फिजिकल डिमांड कम हुई है। और हम मानते हैं कि अभी श्राद्ध के बाद का जो अभी ये महीना है, ये महीने में थोड़ा बिल्टअप जरूर होना चाहिए। और जो कोविड के पहले के जो सेल थे उससे देखें तो करीब 25% से लेके 40% तक के बिजनेसेस को रिकवरी हुई है अपने सेल्स की, डिपेंडिंग ऑन कहाँ लोकेटेड है और उनका स्ट्रक्चर कंपनी का किस तरह का है। कॉर्पोरेट जो है वो भी अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्सेस देख रहे हैं। छोटे ज्वेलर जो है आज की तारीख में सबसे ज्यादा तकलीफ में है, क्योंकि उनके पास जगह, उन्होंने बिजनेस ही शुरू नहीं किया है। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी भी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, उनको काफी दिक्कतें आ रही है। उनको स्टाफ की प्रॉब्लम आ रही है, उनको स्टॉक की दिक्कत आ रही है, सिक्योरिटी की दिक्कत आ रही है। और हर एक बाजार में जहां पर वो लोग बैठे हुए हैं, वहां पर की जो लोकल मार्केट की जो वीकनेसेस है, वो सारे प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़ रहे हैं। बट एक बड़े नजरिए से अगर देखा जाए तो एक पॉजिटिव नोट ये है कि दिवाली करीब में है और हम मानते हैं कि दिवाली के आते हुए नवरात्रि का जो समय है वहां से बिल्टअप होना शुरू होता है। और नवरात्रि को फिर भी आज की तारीख से ऑलमोस्ट 1 महीना बाकी है। 17 अक्टूबर को नवरात्रि बैठती है
लेकिन मैं मानता हूं अगर इस महीने में भी बिल्टअप हो जाता है, जो प्री रात का जो पीरियड था, तो दिवाली 100% ये प्री कोविड का पीक कहा जा सकता है। अच्छा, ओके, तो आप कह रहे हैं प्री कोविड लेवल पे भी डिमांड पहुंच सकती है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, अशोक वर्मा जी, आपका क्या मानना है? क्या अब ज्वेलरी की बिक्री बढ़ेगी, इस बात की उम्मीद है आपको, या आपको लगता है कि अभी भी डिमांड को बढ़ने में, रफ्तार पकड़ने में लंबा वक्त लगेगा? मृत्युंजय भाई नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि निश्चित तौर पे हमारे यहाँ डिमांड बढ़ेगा। कारण उसका ये है कि कोविड हमारे यहाँ 21 तारीख से सारे चीज खुल जा रहे हैं, मॉल वगैरह सारी दुकानें। जो पहले लिमिटेशन था 50 आदमी का किसी भी गैदरिंग के लिए, अब वो लिमिट हमारे यहाँ 100 हो जाएंगे। तो जितने भी शादी विवाहें जो जनवरी फरवरी में चली गई थी, वो वापस बैक होकर के नवंबर दिसंबर अक्टूबर तक में जो आने वाले सीजनों में वापस आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत अच्छा दिवाली भी जाएगा और सीजन भी अच्छा होगा, डिमांड भी बढ़ेगा और फसलें भी यहाँ बहुत अच्छी हुई हैं। ठीक है कि हम ये मानते हैं कि बाढ़ भी आया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ निश्चित तौर पर डिमांड थोड़ा बढ़ेगा। छोटे ज्वेलर्स की जो तकलीफ है वो तो है ही, उसमें तो कोई नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आफ्टर ऑल कुल मिला जुला करके हमारे यहाँ डिमांड थोड़ा बढ़ने की चांस है, संभावना है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि डिमांड बढ़ने की संभावना है, आपको भी इस बात की उम्मीद है। चलिए, तो डिमांड अगर बढ़ जाएगी तो अब आप बताएं राजीव जी कि तो फिर गोल्ड में क्या किया जाए? ठीक है, ये तो थोड़ा लंबा व्यू है, तो क्या ऐसे में धीरे धीरे गोल्ड में बाइंग करनी चाहिए, भले ही ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों ना हो? आपका क्या सुझाव है? मृत्युंजय जी, देखिए काफी ऐसे न्यूज आए जिसके कारण गोल्ड में एक गिरावट आ सकती थी। जैसे इकोनॉमीज ओपन अप हुई, वो एक नेगेटिव था। प्लस जो फेड की तरफ से फर्दर इंटरेस्ट रेट जो है उसको तो घटाने का कोई गुंजाइश नहीं है। लास्ट टाइम अनचेंज आया, प्लस उनकी तरफ से फंड्स की तरफ से कोई ऐसी कोई सपोर्ट नहीं, परंतु गोल्ड जो है अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और साथ साथ जैसे इंडियन इकोनॉमी खुली है, इस दौरान देखिए मैरिजेस काफ़ी कम रही, जैसा पहले अशोक जी भी बता रहे थे। अब मैरिजेस जो है ज़्यादा होंगी, तो उसमें भी एक गोल्ड की डिमांड निकल के आएगी। मुझे लगता है फिजिकल डिमांड इंडिया की तरफ से काफ़ी निकलने वाला है आने वाले 3-4 महीने में, तो वो गोल्ड के लिए काफ़ी सपोर्टिव रोल प्ले करेगा। और अगर लेवल्स की बात करें तो 50,000 अब एक ऐसा स्तर बन गया गोल्ड का जहाँ से एक ऑटोमेटिक बाइंग लौट के आता है गोल्ड में। तो मुझे लगता है कि 50,000 का स्तर जो है तोड़ना आसान नहीं है नीचे की तरफ, और ऊपर में मुझे लगता है कि धीरे धीरे फिर से बिल्डअप होगा पोजीशंस, और बाजार जो है फिर से 54-55,000 की रेंज में स्लोली स्टेडली पहुंच जाएगा। ओके, ठीक है। चलिए, तो आपकी राय ये है गोल्ड पे। अब हम बात करेंगे कि इंट्राडे में आपको क्या करना है। प्रथमेश माल्या जी, अब आप सिर्फ ये बताएं कि आज शाम के लिए गोल्ड में कोई ट्रेड लेना चाहिए इस भाव पर, और अगर हाँ तो किस तरह का ट्रेड, बाइंग का ट्रेड या सेलिंग का ट्रेड? नमस्कार मृत्युंजय, मेरे ख्याल से अगर आज शाम के सेशन के लिए कोई ट्रेड करना है तो बाय करने की सलाह रहेगी गोल्ड में। अक्टूबर वायदा 51,400 एंट्री पॉइंट रहेगा, 51,200 का स्टॉप रहेगा, टारगेट ऊपर में 52,000 करेंगे, बाय करने की सलाह रहेगी। ठीक है, आपकी राय सचिन गुप्ता, बिल्कुल ताजा भाव पर गोल्ड में क्या किया जाए? रतन जी, ताजा भाव पे तो नहीं लग रहा है, बिकॉज अभी एट प्रेजेंट रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। ऑल्दो हमारा जो व्यू है वो अराउंड 450-460 के आसपास से बाइंग का है, तो डेफिनेटली इंट्राडे के लिए बाय कर सकते हैं। इन लेवल्स पे अगर पोजीशंस मिलती हैं तो अपसाइड में लग रहा है एक बार 51,700 से 51,800 तक के भी टारगेट जो है वो इंट्राडे में देखने को मिलेंगे। अच्छा, ठीक है, तो ये राय है आपकी गोल्ड के ऊपर। बहुत शुक्रिया अशोक भाई मीनावाला जी आपका, अशोक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड के ऊपर अपना व्यू देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे चांदी की, सिल्वर की। चांदी में राजीव जी आज शाम के लिए क्या ट्रेड आप देख रहे हैं? करंट मार्केट प्राइस पर चांदी में खरीदारी कर सकते हैं। 67,900 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मुझे लगता है शाम के सत्र में 68,800 69,000 तक का चांदी में एक रैली देखने को मिल सकती है। ओके, ठीक है, आपका व्यू प्रथमेश जी? चांदी में बाय करने की सलाह रहेगी। 68,000 और 67,900 के बीच में आपका एंट्री पॉइंट्स रहेगा।
67,300 का स्टॉप रहेगा। ऊपर में टारगेट 69,200 के लिए रहेगा। मेरे ख्याल से बाइंग स्ट्रेटेजी अच्छी रहेगी। ठीक है, तो ये राय आपकी चांदी पर बन रही है। ओके, अब आपका क्या मानना है सचिन जी, अगर मान लीजिए थोड़ा पोजिशनल व्यू लेना हो अगले हफ्ते के लिए, मान लीजिए आज ट्रेड लिया जाए और अगले हफ्ते तक रखा जाए, तब क्या ट्रेड करना चाहिए चांदी में? हाँ बिल्कुल मृत्युंजय जी, अगर एक वीक की होल्डिंग की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली बाय पोजीशंस ही रखना चाहिए, और हमें लगता है कि करंट लेवल्स से भी बाय पोजीशंस बनाई जा सकती हैं, बिकॉज अभी यहाँ से अगर देखा जाए तो रिस्क रिवॉर्ड बेटर बन सकता है। डाउन साइड में एक स्टॉप लॉस जरूर रहेगा 67,500 का, और करंट लेवल से बाय पोजीशंस इनिशिएट करके अप साइड में हमें लगता है एक बार 69,500 और 69,700 तक के टारगेट्स जो है वो नेक्स्ट वीक के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो ये राय है आपकी सिल्वर के ऊपर पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करेंगे क्रूड की। क्रूड का मार्केट राजीव जी आज शाम के ट्रेडिंग के लिहाज से आपको कैसा दिख रहा है? मिथुन जी थोड़ा करेक्टिव गिरावट लग रहा है, क्योंकि बाजार 2700 के स्तर से और 3000 के स्तर में आई थिंक 3 या 4 दिन में पहुंचा है, तो थोड़ा सा गिरावट आ सकता है करेक्शन के तौर पे, और नीचे में बाजार ऐसा लगता है कि 2940 2900 तक नीचे में आ सकता है। थोड़ा ऊपर आने पर इसमें बिकवाली की एडवाइस रहेगी अराउंड 3020 3030 के आसपास 3060 का स्टॉप लॉस रखना है। 2970 2940 दो टारगेट के लिए बिकवाली कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल है राहुल जैन का। पूछिए राहुल जी। हाँ मृत्युंजय जी नमस्कार। हेलो नमस्कार, पूछिए। हाँ सर, एक तो आपको सर कॉम्प्लीमेंट देना है कि आप गेस्ट जो भी आते हैं उनसे आप इतने तीखे सवाल बड़े हंसते मुस्कुराते पूछते हैं, तो आप कैसे कर लेते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये आप लोगों की दुआ है, आप लोगों का प्यार है, मोहब्बत है। आप देखते हैं तब हमें भरोसा जगता है और तभी हम सवाल पूछ पाते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। आपके कारण कृषकों का और व्यापारियों का बहुत फायदा होता है, उसके लिए थैंक्स सर। मेरा सवाल है गोल्ड पर। जी जी, चलिए, बहुत बधाई, बहुत शुक्रिया जी। हाँ, गोल्ड पर सर ये है कि जो अभी आ रहा है सब जगह कि 58,000 और 55,000 के टारगेट बता रहे हैं, तो सर ये मतलब हिट हो जाएंगे टारगेट, या ऐसे में कोई उलझ तो नहीं जाए सर? क्या करना चाहिए अब आगे? अच्छा चलिए, तो अभी तो हम उसी के ऊपर बात ही कर रहे थे। इनफैक्ट बताइए प्रथमेश जी, क्या करना, ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए अभी इस भाव पर? अगर मान लीजिए 58,000 का टारगेट आ रहा है दिवाली तक के लिए, तो एक ट्रेडर को अब क्या नई स्ट्रैटेजी गोल्ड में बनानी चाहिए? आई थिंक जो भी करेक्शन पॉइंट्स है वहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए, बिकॉज गोल्ड ट्रेडिशनली ऐसा एसेट रहा है जहाँ पे आप एक्यूमुलेशन ही देखते हो। तो अगर आप दिवाली तक का अगर व्यू रखते हो तो मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटी है 55,000 56,000 तक की पॉसिबिलिटी है। बट फॉर अ ट्रेडर आई थिंक वॉलेटिलिटी जो है गोल्ड में वही उसको प्ले करना चाहिए, पोजीशंस को इतने लंबे तक कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। हालांकि कॉन्ट्रैरी साइड में अगर आप स्पॉट में खरीद रहे हो तो फिर आपका जो इंटेंशन है वो ज्वेलरी खरीदने का रहता है, तो मेरे ख्याल से वहाँ पर रिटर्न बेस्ड बाइंग नहीं होती। तो अगर ट्रेडर पर्सपेक्टिव से है मेरे ख्याल से बाइंग में रहना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से है, फिजिकली खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए कोई भी भाव बड़ा छोटा या बड़ा नहीं है, वो आपके नीड बेस्ड बाइंग। ठीक है, अगला सवाल है राजेश का। पूछिए राजेश जी। हेलो हेलो जी जी, सुन रहा हूँ, पूछें। हाँ जी सर, आगे 10 दिन में चने के अंदर क्या होगा? क्या 5500 रुपये हो जाएगा क्या हाजिर में? चने के अंदर 10 दिन में क्या होगा? ठीक है, बताइए सचिन जी, 10 दिन में चने का भाव क्या हो सकता है? मृत्युंजय जी, जैसे कि देखा है कि अराउंड 4400-4500 के आसपास से एक वन वे रैली जो है मार्केट में देखने को मिली है, और करीब 5240-5250 के आसपास से एक छोटा सा करेक्शन भी आया। तो हमें लगता है कि एक बार ओवरऑल जो है वो अभी भी अंडरटोन इसके पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। 10 दिन की अगर बात करें तो थोड़ा सा बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। करीब 5020 के आसपास प्राइस मिलते हैं, तो वहां से वापस से बाय पोजीशन ले सकते हैं, और 10 दिन में हमें लगता है वापस से एक बार 5300 5350 तक के लेवल्स जो है वो चने में देखने को मिलेंगे। ठीक है, 5300 और 5350, ठीक है।
मुकेश हैं हमारे साथ। अगला सवाल मुकेश का है, राजस्थान से जुड़ रहे हैं। पूछिए मुकेश। लोकेश हैं, पूछिए लोकेश जी। सर ग्वारगम के बारे में क्या रहा है? ग्वारगम दिसंबर तक क्या भाव हो जाएगा? नीचे में क्या भाव लग रहा है लॉन्ग दिसंबर तक ग्वारगम? ओके राजीव जी बताइए, दिसंबर तक ग्वारगम का भाव क्या हो सकता है? मृत्युंजय जी, ग्वारगम में 6000 का एक स्ट्रांग बेस है। मुझे लगता है कि बाजार फिर से रिकवरी दिखाएगा और 6000 से मुझे लगता है कि 6800 7000 तक के रेट देखने को मिल सकते हैं। दिसंबर तक का तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, बट अगले एक महीने में मुझे लगता है टारगेट अचीवेबल है 6800 से 7000 तक के लिए। और 6000 के आसपास मुझे स्ट्रांग बेस दिखता है, तो थोड़ा सा करेक्शन आने पर और वहां से एक रैली वापस बन सकता है। ठीक है, अगला सवाल है रामलाल का। पूछिए रामलाल जी। जी नमस्कार। और सबसे पहले तो मृत्युंजय जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस तरह से इन एक्सपर्ट से हमारे लिए एक कॉल निकाल के लाते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं गोल्ड में ट्रेड करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का प्यार है ये। हाँ जी सर, मैं गोल्ड में ट्रेड करता हूँ। पूछे। और मुझे अभी बाय करना है, तो मुझे आज करना है या मंडे करना है, और किस लेवल पे करना है, तो हमें सजेस्ट कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। गोल्ड में आप ट्रेड करना चाहते हैं और आप ये जानना चाह रहे हैं कि आज बाय करें या मंडे बाय करें। अब आप बताइए प्रथमेश जी, अभी गोल्ड का भाव है 51,570, 117 रुपए नीचे ऊपर है, तो क्या 51,570 के भाव पर गोल्ड खरीद लें या मंडे तक के लिए वेट करें? मंडे को कुछ और नीचे का भाव मिल जाएगा। मृत्यु जी, मेरे ख्याल से यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, जैसे सचिन जी ने कहा। मेरे ख्याल से अगर आपको करना है बाय, तो 51,400 के आसपास ही बाय करना चाहिए। वो भाव पॉसिबली आपको मंडे ट्यूसडे के सेशन में मिलेगा, वहाँ पे एंट्री कीजिए। और एंड ऑफ द वीक है, यहाँ से आप पोजीशन जो है कैरी फॉरवर्ड मत लिखी चाहिए, ये एडवाइस रहेगी। मेरे ख्याल से आपको मंडे तक का वेट करना चाहिए। ओके, अमन है हमारे साथ यूपी से। पूछिए अमन जी। नहीं, मेरा क्वेश्चन नेचुरल गैस से पर्टेनिंग है। नेचुरल गैस पिछले 2 दिन से काफी फॉल कर गया है और इस सीरीज और अगले सीरीज का डिफरेंस भी बहुत है, तो क्या इसकी बाय पोजीशन मेंटेन करके रखें या कैसे मैनेज करें? बताइए राजीव जी, नेचुरल गैस में क्या किया जाए? अभी बाइंग की पोजीशन होल्ड की जाए या क्या सुझाव है आपका? मृत्युंजय जी, कल इन्वेंट्री जो थे, बिल्डअप जो थे एनजी के, थोड़े एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा थे, जिसके कारण ये गिरावट गहरा गई हो। और थोड़ा डिमांड भी अमेरिका की तरफ से अमेरिका में डिमांड भी थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है 140-42 का एक अच्छा सपोर्ट का एरिया है, तो वहाँ तक एटलीस्ट ये वेट कर लें। अगर इनका थोड़ा ऊंचे का भाव का ले रखा है, प्रॉबेबली 165-70 के आसपास लोगों ने काफ़ी बाइंग किया होगा, तो 140 मुझे लगता है एक स्ट्रांग बेस है। तो जब तक बाजार 140 के नीचे क्लोज ना करे, वन कैन मेंटेन द बाय पोजीशन और पुल बैक पर इसमें से एग्जिट करे अराउंड 153-55 के बीच में, बिकॉज मुझे लगता है पुल बैक जो है इससे ऊपर आएगा नहीं और बाजार वहाँ से फिर नीचे की तरफ अपनी फॉल को रीस्टार्ट कर देगा। तो पोजिशनल बेस पे 152-55 के लिए वेट कर सकते हैं 140 के स्टॉप लॉस से। ओके, अगला सवाल है तुलसान का, बेंगलुरु से हैं हमारे साथ। पूछिए तुलसान जी। मेरे को पूछना था कि गोल्ड साल भर के लिए निवेश करने लायक है कि नहीं है? ये तो बड़ा बढ़िया पूछा है आपने। 1 साल के लिए निवेश करने लायक है या नहीं, बताइए सचिन जी। 1 साल के लिए क्या गोल्ड का ये प्राइस इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अट्रैक्टिव है, करना चाहिए? मृत्युंजय जी, देखिए जिस तरीके के इवेंट ग्लोबल वाइज चल रहे हैं और जिस तरीके की वॉलेटिलिटी इस टाइम पर गोल्ड एंड सिल्वर में है, 1 साल का टाइम हॉरिजॉन मुझे लगता है कि बोलना थोड़ा सा टिपिकल होगा कि 1 साल बाद में क्या रहेगा। तो बेटर है कि ये फ्यूचर्स या फिर फिजिकल में इन्वेस्ट करने से ज्यादा अच्छा है कि ये लोग ये ETF के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो। और ETF के थ्रू अगर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एक सेफर इन्वेस्टमेंट रहेगा और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर पोजीशंस बना के चलते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो ETF के थ्रू ये लोग अर्न कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट जरूर करिए, बट ETF के थ्रू करिए रादर देन फ्यूचर।
ओके, श्याम हैं हमारे साथ राजस्थान से। पूछिए श्याम जी। मेरा सवाल ग्वार पर है, क्या ग्वार पे 4800-5000 रुपए की रेंज आएगी? बताइए राजीव जी, क्या 5000 तक ग्वार का भाव हम देख पाएंगे क्या? इसकी संभावना है क्या? हाँ मृत्युंजय जी, देखिए ग्वार का जो 4000 का स्तर है वो डेफिनेटली एक अच्छा सपोर्ट का एरिया है। और ग्वार ने एक अच्छी रैली भी बनाई है, 3400 से लगातार ऊपर आया और अब थोड़ा सा एक रेंज में फंसा है। तो रेंज जो है वो ब्रॉडली जो है 4250 और 4000 की है। अगर 4250 के ऊपर बाजार सस्टेन कर जाता है तो डेफिनेटली 4500 और मतलब 4500, 4650 तक के स्तर तो एटलीस्ट मिल सकते हैं। बट इसके लिए बाजार को 4250 के स्तर के ऊपर चलना बहुत जरूरी रहेगा और नीचे में 4000 एक बेहतरीन सपोर्ट की तरह है अभी। ठीक है, तो ये राय है आपकी इसमें। अच्छा, इस बीच पवन जुड़ रहे हैं हमारे साथ चंदौसी से। पूछिए पवन जी। सर जी, ये मेहनता जो है बिल्कुल ही जो है जाम कर दिया है, इसे कभी बढ़वाओगे या घटवाओगे या नहीं घटवाओगे? क्या कहाँ से बाई करनी चाहिए? ये मेहनता जो है कहीं बेच बाई आएगा साहब या नहीं आएगा? जो है कुछ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा या नीचे ही जाएगा जो है? ये बिल्कुल हम पूछेंगे। और देखिए मार्केट है, मार्केट तो अपने हाथ में नहीं होता है, लेकिन हाँ फंडामेंटल क्या है, टेक्निकल क्या है, इसके आधार पर आपको राय दी जाती है। बताइए सचिन जी, मेहनता में क्या होगा आगे? मृत्युंजय जी, मेहनता में अगर देखा जाए तो सही है, काफी टाइम से जो है एक रेंज बाउंड मोमेंटम है। ऑल्दो 900 का इवन कंसीडर करना चाहिए। 900 का एक जो बेस है वो काफी अच्छा है, अच्छा सपोर्ट लेवल है। और मुझे लगता है कि एक बार बाय पोजीशंस अगर इनिशिएट करनी है तो उसके अंदर करीब 930-925 के लेवल्स बेस्ट रहेंगे। एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में 900 के बिलो के स्टॉप लॉस के साथ में वेट कर सकते हैं। अपसाइड में 980-985 के अराउंड जो है वो प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। अच्छा ठीक है, तो इस पर आप नजर रखिए। इस बीच अनुज हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तराखंड से। पूछिए अनुज जी। सर नमस्कार। सर मेरा सवाल नमस्कार नेचुरल गैस पे है सर। हेलो जी पूछें सर। नेचुरल गैस बाय करना था। हाँ पूछिए नेचुरल गैस पे। ठीक है, नेचुरल गैस फटाफट बताइए राजीव जी, बिल्कुल संक्षेप में। बाय करना चाहिए अभी नहीं? मृत्युंजय जी, बाय का तो इसमें ट्रेड अभी नहीं बनता है, बिकॉज ट्रेंड कमजोर है। 150-52 के आसपास बिकवाली जरूर कर सकते हैं इसमें। ठीक है, चलिए अब आपको बताते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर, और जिस खबर को लेकर अभी हंगामा मचा हुआ है और वो खबर है नए कृषि कानून। इसको लेकर हंगामा मचा हुआ है, और एक तरफ जहां पंजाब और हरियाणा के किसान सड़क पर उतर आए हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ और राज्यों में भी हंगामा हो रहा है। उधर अकाली दल की हरसिमरत कौर ने बिल के विरोध में मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दे दिया है। दरअसल सरकार कृषि पर 3 कानून, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में बदलाव, ये सरकार ने 3 नए कानून अभी सरकार लाने की तैयारी में है। लोकसभा में पास भी हुआ है। सरकार का दावा है कि इस कानून से किसान कहीं भी अपनी फसल को बेच पाएंगे, उन्हें आज़ादी मिलेगी, किसानों को अच्छा भाव मिलेगा। लेकिन किसानों को डर है कि नए कानून से एमएसपी का सिस्टम कहीं खत्म ना हो जाए और किसान की खेती पर बड़े कॉरपोरेट का कब्जा ना हो जाए। तो इस बीच किसान बिल पर पीएम मोदी ने आज कांग्रेस पर जमकर हमला भी किया है। पीएम ने कहा है कि जिन लोगों ने किसान बिल को अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया, अब वो उसे राजनीति कर रहे हैं, उस पर राजनीति कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं। सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने का ये एक के बाद एक अनेक उदाहरण सामने आ रहे हैं, लेकिन ये लोग ये भूल रहे हैं कि देश का किसान कितना जागृत है। वो ये देख रहा है कि कुछ लोगों को, किसानों को मिल रहे नए अवसर उनको पसंद नहीं आ रहे हैं। देश का किसान ये देख रहा है कि वो कौन से लोग हैं जो बिचौलियों के साथ खड़े हैं।
और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। राजीव जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मृत्युंजय जी, जिंक में खरीदारी की एडवाइस है 195.50 पर, 193.40 का स्टॉप लॉस, 198.50 का टारगेट। आपकी कॉल सचिन जी। हाँ मृत्युंजय जी, हमारे भी रैपिड फायर आज के दिन जिंक में ही है। खरीदारी की सलाह है 195.30-40 के आसपास में, 194 का एक स्टॉप लॉस, 197 का टारगेट। आपकी कॉल प्रथमेश जी। मेरे ख्याल से क्रूड में सेल करने की सलाह रहेगी। सितंबर वायदा 3020 एंट्री पॉइंट रहेगा, 3090 स्टॉप रहेगा, टारगेट नीचे में 2910 रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका, प्रथमेश जी आपका, सचिन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।